और आगे अब हमें लाइट की दूसरी खास प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, जो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, और रिफ्लेक्शन से जुड़े लॉ और इससे जुड़े लेंस वगैरह के बारे में अब हमें पढ़ाई करनी है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो जो लाइट रे जिसके बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे, वो लाइट रे हमारे ये रही, ठीक है, एक लाइट रे आई। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोई और मीडियम था और ये कोई दूसरा मीडियम है। तो जब ये इस मीडियम में गई तो ये अपने रास्ते पे जा रही थी, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, यहाँ से ये मुड़ गई, यहाँ से लाइट रे मुड़ गई। तो रिफ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सही बात। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ये मीडियम वन है, मीडियम वन, और ये जो है यहाँ पे मीडियम टू। लाइट रे गई तो ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे हम लोग फिर भी बोलेंगे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। जो लाइट रे गई इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और बातें, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें। अच्छा, मैंने अभी बोली ना कि रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और बेंड करेगा। ये बात एक जगह गलत हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। देखो ना, अगर मान लो ये रहा हमारा मीडियम, लाइट यहां से बिल्कुल सीधे गई तो इसमें भी बिल्कुल सीधी जाएगी, ये हमें फील भी आ रहा है। लाइट अगर सीधी गई तो सीधी वहां भी जाएगी। तो क्या यहाँ पे बेंड हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे लाइट बेंड नहीं हुआ, लेकिन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, क्या इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे? हाँ या ना? ये कंफ्यूज करता है। तो सही आंसर है दिस इज ऑल्सो केस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे बेंड लाइट बेंड नहीं हुई है, फिर भी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन की जब डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी चीज है, वो मिस कर देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट ऑफ स्पीड चेंजेस व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और ये जरूरी बात हम लोग को समझनी। रिफ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another। ये बेंडिंग, ये रिफ्रैक्शन। लेकिन ये बात यहां पे जरूर आपको ऐड करनी पड़ेगी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन रिफ्रैक्शन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये हर बार होगा। रिफ्रैक्शन में भले बेंड करे या ना करे, यहां पे बेंड नहीं हुई, लेकिन ये बात तो हर बार होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा फील करते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों हो जाती है। एक्चुअल में ना, मान लो इसको एक एग्जांपल से करते हैं। ये बाहर का जो मीडियम वन है इसको मान लो एयर, और ये जो मीडियम है इसको अभी मान लेते हैं वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या कोई भी ऐसा मीडियम हो सकता है। तो हुआ क्या कि लाइट यहां पे थी, एयर में थी, तो स्पीड ऑफ लाइट थी अच्छी खासी। पार्टिकल्स, इसमें एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लाइट अच्छी खासी जा रही थी। लेकिन जब इस मीडियम में गई, दूसरे मीडियम में, जो अगर वाटर है यानी लिक्विड, अगर ग्लास है यानी कि सॉलिड, तो उसमें पार्टिकल्स होंगे पास पास, उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा कम। तो जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो लाइट को पास होने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा फील करो ना इस बात को कि लाइट जब जाएगा, यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल है तो सबसे टकरा के निकलेगा, तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड हो जाती है कम। और यही फिनोमिना होता है जिस कारण ऐसा दिखता है हम लोग को, रिफ्रैक्शन, लाइट हो जाती है बेंड। तो ये बात हुई रिफ्रैक्शन की। अब ये जो मीडियम की बात कर रहे हैं ना, तो मीडियम की जैसे एयर है, तो एयर में पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसके लिए बोला जाता है ये जो मीडियम है रेयरर है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर। अगर पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे डेंसर। उसे क्या बोलेंगे? डेंसर, रेयरर और डेंसर, ये टर्म समझते हैं। तो अभी मैं दो टर्म्स हैं, एक रेयरर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयरर डेंसर को ना समझाने के लिए जो इसमें लाइट के लिए हमें जो टर्म है वो है
मीडियम की प्रॉपर्टी, रेयरर डेंसर क्या बता रहा है, मीडियम की प्रॉपर्टी, और उसको समझाने के लिए जो वर्ड है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी जो रेयरर या डेंसर के बारे में बताएगी। होता क्या, बाय डेफिनेशन ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है जो जिसमें हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है। अब वैक्यूम वर्ड शायद मतलब सुना होगा वैक्यूम वर्ड। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, हवा भी नहीं है, एक कोई भी पार्टिकल नहीं, उसे बोलते हैं वैक्यूम। और दूसरा है मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है, ग्लास भी एक मीडियम है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, अपॉन यहां पे लाइट की मीडियम स्पीड। अब देखो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वही है 3 × 10⁸, जो पूरे खाली स्पेस में होती है। अब लाइट कहीं और है, किसी और मीडियम में है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड हो जाएगी कम। अभी हमने बात किया क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स आएंगे, टकराएगी, तो लाइट की स्पीड हो जाएगी कम। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स पास होंगे, उतना ज्यादा स्पीड की लाइट हो जाएगी कम, उतनी ज्यादा स्पीड की लाइट हो जाएगी कम। और जितनी ज्यादा स्पीड की लाइट की स्पीड कम होगी, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखो, 3 मीडियम का एग्जांपल लेते हैं, एयर, वाटर, ग्लास। मुझे पता है एयर में पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, एयर में पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वैल्यूज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो सिंबल होता है एन से डिनोट किया, देखो एन से डिनोट किया जाता है, कभी कभी इसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे एन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एन। तो अगर मैं एयर के लिए बात करूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हम लोग लेते हैं इसकी वैल्यू 1 क्यों लेते हैं कि हम लोग मानते हैं, होता नहीं एक्चुअल में, मानते हैं कि जो वैक्यूम होगा वैसा ही एयर भी है, वैक्यूम में जो स्पीड है वही एयर में है, तो ऊपर भी उतनी स्पीड, नीचे भी उतनी स्पीड, कैंसिल होके 1 बचता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग लेते हैं 1। दूसरी बात, उसी लाइट को हम लोग पानी में भेजें, वाटर में, तो वाटर में थोड़े पास पार्टिकल आ गए और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, तो ये चीज कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो होती है 4/3, जिसकी वैल्यू होती है 1.33। बाहर तो नहीं क्या, ठीक है, 4/3 तो समझ में आ रहा है ना, 1.33, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। अगली बात ग्लास की करो, ग्लास सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में और भी पार्टिकल्स पास आ गए, लाइट की स्पीड और भी हो गई कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और भी ज्यादा। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, जिसकी वैल्यू है 1.5। एयर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, फिर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। जितने ज्यादा पास पार्टिकल आएंगे, जितना डेंसर होगा मीडियम, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रेयरर होगा उतना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया। हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन का मतलब समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी मतलब समझ गए। अब रिफ्रैक्शन से जुड़े होते हैं लॉ, 2 लॉ हैं रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए, जैसे कि रिफ्लेक्शन में था वैसे ही चीजें हैं, रिफ्रैक्शन के साथ भी 2 लॉ हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक लॉ तो कॉमन है जो रिफ्लेक्शन में भी था यहां भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। ये बात दोनों में बराबर है, याद रखना, रिफ्लेक्शन में भी था रिफ्रैक्शन में भी। दूसरी बात एंगल के बारे में थी, वहां पे था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हाँ रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन वर्ड है लेकिन बराबर नहीं है। यहां पे क्या होता है, अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता हूं और उसको डिवाइड करता हूं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो ये एक आता है कांस्टेंट, ये एक आता है कांस्टेंट,
और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है इस मीडियम और इस मीडियम की प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात है। इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो बोलोगे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम्स। सही बात, ये हो गए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगली बात है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो दूसरा लॉ है, ये वाली बात, इसी को यूज करके एक बहुत चालाक से साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने अपने नाम पे इसको ले लिया लॉ को और अपना लॉ बना के स्नेल्स लॉ नाम बना के दे दिया। और उन्होंने किया कुछ नहीं, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। कांस्टेंट की वैल्यू जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, उन्होंने इसकी वैल्यू बता दी। तो स्नेल्स लॉ यहां पे देख लेते हैं हम लोग। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बोले स्नेल्स। n1 पहले मीडियम का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यही बात है स्नेल्स लॉ, ये बात है स्नेल्स लॉ। एक्चुअली में देखो है क्या ये इसको ब्रैकेट में करो, देखो यहां पे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू दिख रही मुझे, ये क्या है n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। और ये बात तो हमें इतनी तो पहले ही पता थी, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू मिली है n2 अपॉन n1। और यही बस अलग से थोड़ा काम किया था, अलग से मेहनत की थी स्नेल्स ने, और इसी पे उनका ये लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं। क्या आता है? पूछा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, वैल्यूज दे रखी है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, पुट किया जाता है, आंसर मिल जाता है। आसान सवाल। स्नेल्स लॉ पूरे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में कई बार यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आगे भी हमको इस चीज को समझना होगा। एक चीज और आपने देखी होगी, जो अभी रेयरर डेंसर की बात हम लोग कर रहे थे, तो दो केस लेते हैं। लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, ठीक है, ये जो है डेंसर है, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाती है। पहला केस ये आपने याद किया होगा कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। याद किया है ना? हाँ। दूसरी बात भी आपने याद की है कि अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाए, मतलब ये डेंसर है, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये बात आपने याद कर रखी है। अब देखो इस चीज को ना हम लोग स्नेल्स लॉ से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। स्नेल्स लॉ से इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है n1 और ये है n2, ये है n2 और ये है n1, ये है डेंसर, ये भी है डेंसर। समझ में आ रहा ना? जो मैंने ले रखा है डेंसर, और वहां ऊपर वाला क्या है, बाहर मान लो रेयरर है। अब अगर हम लोग को स्नेल्स लॉ पता है क्या है, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, इससे समझ लेते हैं कब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और कब नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो ध्यान से, तो हमारा n1 और n2 तो फिक्स होगा, जो भी मीडियम है उसमें तो फिक्स होगा। ठीक है, अब मेन क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात हो रही है। फिक्स का मतलब देखो, पहला केस की बात कर रहा हूं, तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो कौन बड़ा है? रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो कौन बड़ा है? डेंसर का बड़ा है, तो n2 तो मेरा बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है, n2 बड़ा है n1 से। अब इधर की चीज और इधर की चीज को मुझे करनी है बराबर, तो ये वाली चीज n1 है छोटा और n2 है बड़ा, तो दोनों तरफ अगर बड़ा करना तो इसको होना पड़ेगा बड़ा और इसको होना पड़ेगा छोटा। मतलब साइन आई को बड़ा, साइन आर को बड़ा, साइन आर को छोटा। तो ये कहता है कि आई, साइन आई को बड़ा और साइन आर को छोटा। तो आई बड़ा होगा आर से। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, इसलिए ये बेंड किया नॉर्मल की तरफ। दूसरा केस देख लो। दूसरा केस, अगर लाइट हमारी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो डेंसर का n1 बड़ा हो गया n2 से, n1 बड़ा हो गया n2 से। ये बात समझ में आई? अब देखो
ये चीज n1 बड़ा हो गया, n2 छोटा हो गया, तो साइन आर और साइन आई ये पूरा बराबर है ये पूरे के, ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, साइन आई छोटा है साइन आर बड़ा है, यानी आर ग्रेटर देन आई, आर ग्रेटर देन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कब नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, कब नॉर्मल से दूर, एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो आपने याद कर रखा है, याद किया अच्छा है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो इस चीज को आप और अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का वो भी केस देख लिया जब लाइट बिल्कुल सीधा जाए। तो एक खास बात है रिफ्रैक्शन में कि स्पीड लाइट की चेंज होगी। एक दो और पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो स्टार बना के लिख लेना नोट्स में। हाँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना इसके नोट्स ऐसा नहीं कि लिखना ही नहीं है, बस देखना है, देखो और जो भी यहां से चीजें समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज में या फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो, टिपना भी है इसको। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये खास बात है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। उसके अलावा वेवलेंथ भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होता है। ठीक, तीन चीजें हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ में से कौन सा चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है, बाकी ये दोनों चेंज होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात हुई रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में एक और चीज है, ये स्लैब वाली चीज हम लोग को समझनी है। स्लैब वाली चीज हम लोग यहां करेंगे। जैसे देखो मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहां पे एक लाइट आई और मुझे पता है कि हवा से मान लो स्लैब में जा रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो ये लाइट को ऐसे जाना था बट ये लाइट कुछ बेंड करके ऐसे हो जाएगी। फिर लाइट को यहां से बाहर निकलना है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो फिर ये नॉर्मल से फिर से दूर जाएगी, और एक्चुअल में होगा क्या, जो डायरेक्शन इस लाइट का है वही डायरेक्शन इस लाइट का होगा, जो डायरेक्शन इस लाइट का है वही डायरेक्शन इस लाइट का होगा। इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से मैं बनाता हूं, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। देखो ये रहा हमारा ग्लास स्लैब, ये आई लाइट, ठीक है, ये रहा नॉर्मल से हो गई बेंड, फिर यहां दूसरी सरफेस पे गई, फिर से हो गई बेंड, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक बार और ये हो गई बेंड, ठीक है। तो एक्चुअल में लाइट का रास्ता ये था, यहां से स्लैब से गुजरने के बाद इतना अपने रास्ते से दूर चली गई, मतलब इसको यहां पे जाना था लेकिन इतना दूर चली गई। तो ये जो दूर चली जाती है ना, शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है, ग्लास स्लैब के कारण आता है। ये वर्ड आपको समझना है, लैटरल शिफ्ट वर्ड बोल दिया जाए तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। लाइट अपने जो रास्ते पे जा रही थी उससे रिफ्रैक्ट होने के कारण कितना दूर चली गई उसे बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये किसका बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन तीनों बातों पे ये लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। थोड़ी ऊपर की चीज थी, ठीक है, बोर्ड के लिए भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये बात हुई रिफ्रैक्शन के बेसिक बातें हमने पूरी कवर कर ली। रिफ्रैक्शन के साथ, जैसे रिफ्लेक्शन के साथ हमने पढ़ा था क्या, मिरर, वैसे ही रिफ्रैक्शन के साथ हम लोग को पढ़ना होता है, हाँ, लेंस पढ़ना होता है। तो थोड़ी सी बात होगी अब हमारी लेंस के बारे में। लेंस देखा ना, हाँ, जैसे स्पेक्स मैंने पहने हैं तो ये लेंस, इसमें लेंस से बना होता है, ठीक है, ये होता है। बाकी मैग्नीफाइंग लेंस देखो ना, एक कभी बचपन में खेल खेला होगा तो मैग्नीफाइंग लेंस से सूरज से जो सनलाइट आती है ना, उससे लाइट को कंसंट्रेट करके पेज पे कॉपी पेपर पे करते हैं तो उस पर आग लग जाती है। ये सब भी कर चुके होंगे। बाकी टेलीस्कोप वगैरह में दूरबीन जो यूज करते हैं वहां भी लेंस वगैरह का यूज किया जाता है। लेंस होता है क्या, ये समझ लेते हैं। लेंस का नाम सुनते ही ना दिमाग में तो ये चीज आई जाती है, ये और ये चीज, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करेंगे कि होता क्या लेंस। तो लेंस जो होता है
लेंस की खास बात होनी चाहिए कि यहां से लाइट आए तो इधर से आए तो इधर पार हो जाए, इधर से आए तो इधर से पार हो जाए। तो ये पहली बात होती है ट्रांसपेरेंट। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। और यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, जैसे लाइट आई तो यहां पे फिर मुड़ी, फिर यहां से निकली तो फिर से 2 बार होता है रिफ्रैक्शन, एक यहां सरफेस पे, एक बार यहां सरफेस पे। वैसे ही यहां पे एक बार यहां पे, फिर लाइट गई, फिर एक बार यहां पे, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट में लेंस में होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये कर्व हो, जैसे यहां पे कर्व है, यहां पे कर्व है, यहां भी कर्व है, यहां भी कर्व है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक लेंस है, एक तरफ से तो कर्व है, दूसरे तरफ से प्लेन है। दिस इज ऑल्सो अ लेंस, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी है और इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लेंस है, ठीक। लेंस की बात होगी। अब लेंस, इनका नाम भी शायद याद आ रहा हो, ठीक है। लेंस कितने टाइप के होते हैं इस पर बात करूं तो लेंस 2 टाइप के होते हैं, इसमें कोई प्लेन वाली चीज नहीं होती। लेंस एक तो ये हुआ, इसका नाम है कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरा ये, इसका नाम है कॉनकेव। ये होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। ये होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि लाइट रे जो भी आएंगी उसको कन्वर्ज कर देता है। और ये होता है डाइवर्जिंग। समझ गए होगे, लाइट रे आएंगी फैला देगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये 2 बेसिक हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसके अलावा भी इनके टाइप होते हैं, जैसे ये हुआ, ये लेंस एक तरफ से कॉनकेव का पार्ट है, दूसरी तरफ से प्लेन है। अच्छा, इसको मतलब ना, ये जो पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ लिखना होता है ना, इसे बोलते हैं बल्ज। एक वर्ड यूज किया जाता है, ये बल्जिंग होती है इसमें। बाकी इसमें ये कर्व अंदर की तरफ होता है। तो ये लेंस जो है, एक तरफ बल्ज है, एक तरफ प्लेन है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसा भी तो हो सकता है, एक तरफ से इसका भी, एक तरफ से कॉनकेव हो, एक तरफ से प्लेन, तो इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव। एक और है स्पेशल, ये देखो, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, ठीक है। इसमें दोनों पार्ट यूज है, कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। कैसे? देखो, ये वाला जो कर्व पार्ट है ना, ये वाला आगे का, ये यहां से उठाया गया, यहां से कर्व पार्ट। बाकी जो पीछे का बल्ज वाला पार्ट है वो यहां से उठाया गया। तो कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है, तो इसका नाम आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब नाम ना, इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल रहा हूं, आप इसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोल सकते हो, दोनों चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वाला लेंस, लेंस के ये वैरायटी होते हैं, ठीक। लेंस की बात होगी। लेंस में भी जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही होता है लेंस फॉर्मूला भी, और लेंस फॉर्मूला के लिए के साथ साथ हम लोग साइन कन्वेंशन वगैरह भी देखेंगे। अगर आपने रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ा ना, तो रिफ्रैक्शन बहुत आराम से हो जाता है। रिफ्लेक्शन समझ में आता है तो रिफ्रैक्शन भी समझ में आ जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। ये अपना लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में क्या था? यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, सिंपल सा, इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। जो मिरर में सब कुछ सेम नहीं है, जो भी u यानी इमेज डिस्टेंस, सॉरी v यानी इमेज डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f यानी फोकल लेंथ। इसमें भी जुड़े कुछ जरूरी टर्म्स हैं, लेंस से जुड़े कुछ जरूरी टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ओ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। जैसा मिरर में पोल था, यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे दूरी पोल से मेजर कर रहे थे, यहां पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगली बात, लेंस के बारे में खास बात यह है कि लेंस पे कोई भी लाइट रे आएगी अगर पैरेलल, तो ये कर देता है इसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज, ये कर देता है इसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज, और जिस पॉइंट पे करता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। हाँ, इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी तो ये लाइट रेज को एक पॉइंट पे कर देगा कन्वर्ज, जिस पॉइंट पे करेगा उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। यहां भी होता है, यहां अगर ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रेज आई डाइवर्ज बाहर की तरफ। अब इनको एक्सटेंड करने पे जो पॉइंट मिलता है ये होता है फोकस।
इसका फोकस आगे की तरफ, इसका फोकस होता है पॉजिटिव, इसका फोकस होता है पॉजिटिव, और इसका फोकस होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तभी होता है जब तक बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो लेंस से, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, बाकी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो अपोजिट नेचर शो करता है। इस पे एक बार और आऊंगा अभी, ठीक है, अभी क्या मैंने बात बोली, इस पे एक बार और आऊंगा। बाकी ये फॉर्मूला देखा है, F इक्वल्स टू आर बाई टू, मिरर में यूज करते थे, लेंस में मत यूज करना, ठीक है, कॉपी में लिख के काट भी लेना, ये यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे F इक्वल्स टू आर बाई टू डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, हो सकता है कभी मैच कर जाए, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ के लिए वैलिड नहीं होता है। यहाँ के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। बाहर चला गया फिर से, ठीक है, थोड़ा अंदर कर देता हूं उसको। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है लिख लेता हूं, 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो म्यू लेंस और म्यू मीडियम तो समझ में आ रहा है, R1 R2 भी कुछ है। लेंस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये लेंस है ना, तो ये भी एक स्फेयर से बना है, ये भी एक स्फेयर से बना है, तो ये रहा पहले सरफेस का R1, दूसरे सरफेस का R2। तो ये अपने स्फेयर का जो सेंटर होता है, सेंटर से साइड की दूरी होती है R1, दूसरे के सेंटर से साइड की दूरी होती है R2। R1 R2 समझ में? यहां भी देखो, यहां भी ये रहा स्फेयर, यहां भी ये रहा स्फेयर, तो इसके सेंटर से ये दूरी, इसके सेंटर से ये दूरी, एक होती है R1, दूसरी होती है R2। इस तरीके से कोई भी लेंस बनाया जाता है तो यूज किया जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। बाकी अभी लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ी ऊपर की चीज है, देखो मैं हर बार हर एक चीज पे मैं बता दे रहा हूं कि कौन अभी पढ़ना है, तो ये बोर्ड में नहीं पूछा है, लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना है, अगर किसी सवाल में आएगा तो हम लोग को लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक। ये बात हुई लेंस की। दूसरी बात फोकल लेंथ की हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस भी होती है, वही है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक होता है एफ, यहां होता है, दूसरा ये बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, और एक फोकस इसका इस साइड भी होता है। जैसे इस साइड है फोकस, तो इस पे क्या लाइट रे गई तो कन्वर्ज हो गई, वैसे ही इधर से लाइट रे आएगी तो यहां पे कन्वर्ज होगी। ये इसका एक और फोकस है। या फिर यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहां से लाइट निकलने के बाद इंफिनिटी पे चली जाएगी, तो ये प्राइमरी फर्स्ट फोकस बोलते हैं और इसे बोलते हैं सेकंड फोकस। तो हमारे काम का ये वाला फोकस होता है, हमारे काम का ये फोकस, और इसमें ये वाला फोकस काम का होता है, ठीक है, जिससे हम लोग डील करने वाले हैं। थोड़ा सा बात कर लें, लेंस फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला के साथ साइन कन्वेंशन का, तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मिरर में था, ठीक है, मिरर वाला साइन कन्वेंशन। यहां पे रहा ऑप्टिकल सेंटर, तो पहला लॉ बोलता है अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। पहला, डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम, डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर, ओसी फॉर ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, और जो दूरी डायरेक्शन ऑफ लाइट में होगी वो पॉजिटिव होगी, जो दूरी डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट होगी वो होगी नेगेटिव। ये तो बता दिया, अब इसको समझा के दिखाता हूं। ये दो लॉ हो गए, इसको लिखना है। बाकी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव इसको देख लो। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहां से जाके कुछ कहीं ऐसा यहां पे इमेज बन रहा है, मान लिया, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ भी यहीं कहीं होता है, फोकल लेंथ कहीं यहां पे है। तो मुझे अगर इसके लिए देखना है कि ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी यहां से मेजर होगी। ऑब्जेक्ट के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में आना, तो यू होगा मेरा नेगेटिव। इमेज के लिए यहां से मुझे लाइट के डायरेक्शन में जाना है तो वी होगा पॉजिटिव। यहां से फोकस के लिए आगे जाना है तो फोकस होगा हमारा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स, कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में क्या होगा, यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलने के बाद ये
ये बाहर की तरफ चल जाती है, तो इसको जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इसका इमेज बनता है इसी साइड आता है, नॉर्मली इसी साइड आता है। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका फोकल लेंथ भी यही होता है, तो इसमें u क्या हो गया, ये रहे लाइट की डायरेक्शन, तो यहां से हम लोग u के लिए नेगेटिव आए, i यानी इमेज के लिए भी नेगेटिव आए, फोकल लेंथ के लिए भी हम लोग नेगेटिव आए। अगर हमारा इमेज यहां पे बना होता तो इमेज हो जाता पॉजिटिव। बात समझ में आ रही होगी कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो ये होता है अपना साइन कन्वेंशन का रूल। साइन कन्वेंशन की बात दोनों बार कर ली, मिरर के लिए भी लेंस के लिए। अगर ये चीज, जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग का पुराना तरीका है साइन कन्वेंशन का, वो एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेते हैं, तो ये तरीका है। ये तरीके में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, मैं और भी इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा आगे की वीडियोस में। साइन कन्वेंशन की बात हो गई। एक और बात होती है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की चीज होती है पॉजिटिव और नीचे की चीज होती है नेगेटिव। पूरा पूरा साइन कन्वेंशन में सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक। साइन कन्वेंशन की बात होगी लेंस की। लेंस का होता है फिर पावर, पावर ऑफ लेंस की बात करें, पावर ऑफ लेंस। देखो होता क्या है कि जो भी लेंस है तो उसका एक पावर होता है, फॉर्मूला है उसका P इक्वल्स टू 1/f। अगर आपको फोकल लेंथ पता ना किसी भी लेंस का तो आप उसका पावर बता सकते हो। खास बात होती है कि ये जो पावर रखते हैं हम लोग मीटर्स में रखते हैं, ये पावर जो रखते हैं मीटर्स में रखते हैं। और जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट आती है वो D, कैपिटल D बोलते हैं हम लोग डायप्टर, ठीक है। जैसे मेरे लेंस जो स्पेक्स मैंने पहने इसका 0.75 डायप्टर इसका पावर है, ठीक है। पावर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ पे। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। आप खुद अपना, अगर आप लोग स्पेक्स पहनते हो तो आप लोग बता सकते हो, अगर पॉजिटिव पावर लेंथ है, पॉजिटिव पावर है यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो आप बता सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर नेगेटिव पावर है यानी फोकल लेंथ भी नेगेटिव है यानी कॉन्केव लेंस है। इस पर हम लोग बात कर सकते हैं, पावर ऑफ लेंस। इसके अलावा हम लोग को चीज देखनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में होता क्या है, जैसे मान लो एक्चुअल में ना हम लोग जो भी लेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ थिन लेंस के बारे में होता है, मतलब इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम थिकनेस की बात करते हैं। अगर मान लो एक f1 का लेंस है, इसके साथ एक और लेंस ले लिया हमने f2 का, एक और लेंस ले लिया f3 का, 3 ले लिया, ठीक है, f3 का। आगे बोला कि एक और ऐसा वाला लेंस ले लिया कॉन्वेक्स के साथ, कॉन्केव भी ले लिया, इसका f4 मान लो। तो इन सबको एक साथ जोड़ दिया। अब इनका पूछा गया कि इसका बताओ इफेक्टिव पावर क्या होगा या इनका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से हमें क्या मिलेगा। तो जो भी लेंस होता है हम उनके पावर को ऐड कर सकते हैं, मतलब एक के आगे एक अगर लेंस रखे हुए हैं तो उनके पावर हो जाते हैं ऐड। तो P नेट जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, आगे भी जितने लिख सकते हैं। तो पावर क्या होता है 1/f प्लस 1/f1 प्लस f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। ये चीज आपको यूज करनी है, ये चीज आप यूज करोगे। जो f पॉजिटिव पॉजिटिव रखो, जो नेगेटिव नेगेटिव रखो, तो सबके लिए कंबाइंड पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो है कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस के बारे में ये बातें जो हम लोग को पढ़नी थी अपने चैप्टर में। एक चीज और थोड़ी अलग से बता रहा हूं, उसको समझ लो। जैसे होता है कटिंग ऑफ लेंस, बुक में नहीं दिया है कटिंग ऑफ लेंस, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। कटिंग ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है, मान लो ये लेंस है ना, सपोज इसका फोकल लेंथ f है। अगर मैंने इसको काट दिया बीच से, ठीक, इसको बीच से काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, इसका अगर फोकल लेंथ f है तो इसका भी फोकल लेंथ होता है f, कोई चेंज नहीं होता फोकल लेंथ पे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ से काटूं, यहां से काट दिया, तो अगर मेरे पास ये वाला लेंस बचा सिर्फ आधा इसका, तो इसका फोकल लेंथ हो जाता है 2f, इसका फोकल लेंथ हो जाता है 2f। कहां से आता है, प्रूफ किया जाता है इसको लेंस मेकर फॉर्मूला से। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला किसी को आता है तो इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कटिंग ऑफ लेंस। एक और चीज कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जैसे ये लेंस है ना, इसको अगर यहां से हमने सिल्वर कर दिया, यानी बोलो कोई पेंट कर दिया, तो होगा क्या एक्चुअल में कि इस केस में लाइट आएगी, यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस सरफेस पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आके रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों चीजें एक साथ आती है। तो ये इस चीज को बोलते हैं
सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये सारे टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। ये सारे टर्म, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन पे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, और अलग से इंफॉर्मेशन चाहते हो कटिंग ऑफ लेंस पे प्रॉब्लम, वो क्या लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें R1 R2 के बारे में, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो डिटेल्ड वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, लेंस जो मैंने क्लास 12 में पढ़ाया, अभी से आप चाहते हो उसको पढ़ना पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बेसिक मैंने सब कुछ बता दिया आपको, वहां पे एक एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर एक चीज आती है यहाँ पे आखिर, हाँ एक और सवाल इस पे आता है, एक और सवाल कि जैसे मान लो ये हमारा लेंस है, अब हमने लेंस में आधे पार्ट को अगर हमने कवर कर दिया, ढक दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? तो आंसर है हाँ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, पूरी इमेज बनती है। ऐसा नहीं कि आधा ढक दिया तो आधी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी, पूरी इमेज बनेगी। चेंज क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक और सवाल आता है, ये हमारा लेंस है, यहां से मैंने बीच बीच से काट के कुछ पार्ट हटा दिया, जैसे ये पार्ट काट के हटा दिया, नीचे से भी पार्ट काट के हटा दिया, ठीक है। तो यहां से पूछा जाएगा, अब देखो लेंस में हमारे 3 पार्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, कुछ पार्ट हटा दिया, लेंस था बीच बीच से हटा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं पूछूं इसकी इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी, कितनी इमेज बनेगी? 1 2 3, कितनी बनेगी? क्या एक ही इमेज बनेगी या 3 इमेज बनेगी? आप लोग कमेंट करके बताओगे? नहीं, चलो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में ना इसकी एक ही इमेज बनती है। होता क्या है, यहां से लाइट गई यहाँ पे, यहां से लाइट गई यहाँ पे, यहां से लाइट गई, इस सारी के सारी लाइट रेस जो आती हैं एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो इमेज भी बनता है एक ही, अगर ऑब्जेक्ट एक है तो इमेज भी बनता है एक ही। ये सवाल तो मैंने बता दिया। एक सवाल आपके लिए देता हूं, अगर मान लो ये लेंस है हमारे पास और इसमें ये वाला पार्ट इतना मैंने कलर कर दिया, इतना पार्ट कलर नहीं किया, मतलब ऐसा समझो कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, दूसरा मीडियम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, 1 या 2, आपको कमेंट करके बताना है। ये हुई लेंस के बारे में बात। हाँ, रे डायग्राम भी बनते हैं ना लेंस में। लेंस में रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगर हमने रिफ्लेक्शन मिरर में रे डायग्राम बना लिए तो लेंस में भी बहुत आसान है। कॉनकेव मिरर में जैसे रे डायग्राम बनते हैं वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जैसा बनता है वैसा कॉनकेव लेंस में बनता है। कॉनकेव मिरर में याद करो तो 6 डायग्राम बने थे, कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम बनेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में 2 डायग्राम बने थे, कॉनकेव लेंस में 2 डायग्राम बनते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, बाकी पूरा अच्छे से डायग्राम बना के नोट्स में दिए हुए हैं। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है F, और यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं 2F। सिमिलरली इधर भी होगा F और थोड़ी दूर पे होगा 2F। रे डायग्राम कैसे बनेगा? सीधा ना, हाँ सीधा। पहली बात, लाइट अगर इन्फिनिटी से आएगी, लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो टकरा के फोकस पे जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो यहाँ से टकरा के सीधा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे जाएगा। अगली बात, अगर 2F और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो जाके उसकी इमेज जाके F और 2F के बीच में बनती है, यहां पे बनती है इमेज, ठीक है। जो बड़ी होती है साइज वो हो जाती है छोटी, उल्टा इमेज बनता है, ठीक। अगर 2F पे रखा है ऑब्जेक्ट तो यहां से जाने के बाद ये बिल्कुल यहां से जाते हुए 2F पे भी इसका इमेज, 2F पे ही इसका इमेज बनता है। जितना साइज यहां पे उतना साइज यहां पे उल्टा हो जाता है बस, ठीक। एक बात बहुत ध्यान रखना, जैसे रे डायग्राम में 2-2 रे हम लोग को दिखाने पड़ते हैं, 2-2 रे दिखाने पड़ते हैं। मिरर लेंस में हम लोग एक रे हम लोग का हमेशा पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और बहुत अच्छी बात होती है ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे निकलता है बिल्कुल सीधा। ये प्रॉपर्टी इसको न्यूमेरिकल में भी यूज किया जाता है। आगे अगर 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो यहां से इमेज जो बनेगा वो जाके 2F और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, 2F और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। छोटा तो बड़ा हो गया, उल्टा हो गया, रियल बनता है, ठीक। बाकी ये रे डायग्राम। कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए 2 रे डायग्राम बनते हैं। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो ये जाएगा सीधा, या फिर इसको बोलें कि इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये लाइट एक्चुअल में हो जाती है डाइवर्ज,
बट इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आके फोकस पे मिलता है, इसको एक्सटेंड करते हैं तो फोकस पे। उसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज एक्चुअल में यहाँ पे जाने के बाद लाइट डाइवर्ज कर जाती है, इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहीं पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इसका इमेज बनता है। ठीक, छोटा इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ये बात ध्यान रखनी है। पूरी डिटेल डायग्राम इसका कैसा है, मैंने हिंट दे दिया कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कैसा इमेज बनता है, कहाँ पे बनता है। बाकी पूरा डायग्राम, रे डायग्राम बुक में दे रखा है, ठीक है, इवन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हर जगह देख सकते हो। एक तरीके से अपना ये जो सिलेबस का पार्ट था वो ओवर हुआ। एक दो चीजें और बतानी थी आप लोग को, वो चीजें भी समझ लो इस चैप्टर में। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली जो चीज बता रहा हूं, लेकिन समझ लोगे तो दिमाग खुल जाएगा इन सब चीजों को। टीआईआर के बारे में क्या फुल फॉर्म था इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या एक्चुअल में, देखो क्या हो रहा है। मान लो ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये पूरा इसमें कुछ पानी वगैरह भरा हुआ है, ये कोई मीडियम है। अब यहाँ पे एक लाइट सोर्स बल्ब लगा दो, ठीक है, तो बल्ब से बहुत सारे लाइट निकलेंगे, एक यहाँ पे निकलेगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर। ये है रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइट भी निकलेगी, ये लाइट निकलेगी, और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो मुझे पता है कि नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, ऐसे जाएगी। थोड़ा और दूर जाए तो ये लाइट भी आएगी, तो ये बेंड होते होते देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल चला जाता है यहाँ पर। और ये जो एंगल होता है ना, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। होता क्या, अब क्रिटिकल एंगल से आगे की, यहां से आगे की जो भी लाइट रे होती है ना, वो उस पार ना जाके, इससे थोड़ा भी आगे अगर मैं जाऊं तो उस पार नहीं जाएगा, बल्कि वापस आ जाएगा इसी मीडियम में। इसको बाहर जाना था, रिफ्रैक्ट होना था, बट बल्कि हो गया रिफ्लेक्ट। तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगता है, इसी चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो है, दो कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। पहला कि लाइट को हमेशा जाना चाहिए डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। रेयरर टू डेंसर होगा तो नहीं होगा, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो होगा। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है, मान लो ये लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब क्रिटिकल एंगल मैंने बोल तो दिया, लेकिन होता क्या, तो क्रिटिकल एंगल साइन आईसी की वैल्यू होती है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर से क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो टीआईआर होगा, ठीक है। टीआईआर का बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत ढेर सारी जगह पे हम लोग देख सकते हैं। डायमंड जो चमकता है ना, टीआईआर के कारण होता है। मिराज, दूर रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों पे रोड पे दूर लगता है कि पानी है, पर वहां पहुंचो तो पानी नहीं होता, इसी को बोलते हैं मृग तृष्णा, यानी मिराज। मिराज का मतलब का कारण जो होता है एक्चुअल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है मिराज का कारण। मिराज जैसा ही, जैसे मिराज गर्म जगह पे होता है, ठंडी जगह पे भी एक ऐसा ही फिनोमिना होता है। टीआईआर जैसा वो भी होता है, टीआईआर ही होता है इनफैक्ट। उसका नाम आप लोग को बताना है, एल से नाम होता है, ठीक है, कि टीआईआर जैसा ठंडी जगह पे क्या होता है। उसके अलावा बहुत अच्छा इसका ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतली सी फाइबर की पाइप होती है, वहां पे टीआईआर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। लाइट एक तरफ से एंटर करती है, सीधे दूसरे तरफ से बाहर निकलती है। इसका यूज किया जाता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मेडिकल का टर्म है। मेडिकल में क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में अगर चेकअप कराना है, अंदर हमारे शरीर के अंदर कोई ऑर्गन डैमेज है, क्या किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर ली जाती है, मुंह से, नाक से कहीं भी अंदर भेज दो पाइप को, ठीक है। वो पाइप अंदर जाती है, एक तरफ से लाइट पड़ती है और अंदर का वो दिखाता रहता पार्ट, स्क्रीन पे सब कुछ आता रहेगा। पाइप अंदर जाती जाएगी, वो दिखाता जाएगा कि यहाँ पे ये ऑर्गन है, ऑर्गन में क्या डैमेज है, सारी चीजें। एंडोस्कोपी ये होता है यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा एडिशनल है। एक और एडिशनल पार्ट है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में भी समझ लो जाते जाते, 5 मिनट की और चीजें बस। प्रिज्म
प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है। एक्चुअल में प्रिज्म होता क्या है कि प्रिज्म में दो सरफेस होती हैं जो एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं है, ये एक्चुअल में 3D में होता है, ऐसा कुछ होता है। मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो प्रिज्म ऐसा कुछ दिखता है हम लोगों को। थ्री डी थोड़ा फील हो रहा है, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट, ऐसा 3D में प्रिज्म होता है, ठीक। 3 साइड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 कितनी भी साइड हो सकती है, जैसे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक। तो प्रिज्म के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है कि इसमें दो सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए इंक्लाइंड, और जो इनके बीच का एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। होता क्या, लाइट रे जब यहां पे आती है तो यहां पे मुड़ जाती है, जो मुड़ जाती है इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो प्रिज्म से लाइट पास करती है तो हो जाती है डेविएट, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं डेविएशन। ये जो एंगल है ना अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना मुड़ गई, ये एंगल ही बोलते हैं डेविएशन। पहली बात प्रिज्म की। दूसरा एक और काम करता है प्रिज्म, अगर कोई व्हाइट लाइट को हम लोग इसमें भेजेंगे ना, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रंगों में बिखर जाता है, और ये रंग होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंद्रधनुष के 7 रंग विबग्योर हो जाते हैं। आपने इस चीज को सुन रखा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज, हाँ वो जो वर्ड है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये प्रिज्म का काम होता है। प्रिज्म में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो डेविएशन होता है उसका एक ग्राफ भी बनता है। ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ पे होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पे भी बहुत सारी डिटेल में बातें हैं, किसी को अभी से समझनी है, मतलब बोर्ड में 10th के लिए कोई भी अभी बोर्ड पे काम की चीज नहीं है, लेकिन आगे के लिए समझना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्रिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वही बात डेविएशन और ये वाला डिस्पर्जन, ठीक है, कमेंट कर दियो। तो डिस्पर्जन 2 चीजें होती हैं प्रिज्म के साथ पढ़नी होती हैं। इस तरीके से ये वाला चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर मैंने आज के दिन कर दिया पूरा खत्म। होपफुली आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, माइंड मैप तो आ ही गया होगा। इस वीडियो को एक बार देखोगे, अगर इसका 60-70% भी चीजें समझ में आई तो तुम्हारा चैप्टर एक तरीके से पूरा कवर हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से बात करूं तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे। लाइट होता क्या, उसकी प्रॉपर्टीज, किस चीज से बना होता है। लाइट की 2 खास प्रॉपर्टीज सिर्फ हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्शन, उसके लॉ, फिर मिरर फॉर्मूला, मिरर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लेन मिरर भी था, वो सारी चीजें हम लोग देखे थे। रे डायग्राम भी थोड़ा देख लिया था। फिर रिफ्रैक्शन जो मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बात किए थे। लॉज के बारे में बात किए थे, स्नेल्स लॉ के बारे में बात किए थे। लेंस के बारे में बात किए थे, लेंस के टाइप के बारे में बात किए थे। लेंस की अलग अलग चीजें देखी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस को कट करके देखा। तो फिर रे डायग्राम पे लेंस का ये पूरा बात हुआ। आखिरी में 2 अलग से चीजें मैंने बताई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म के बारे में मैंने आपको इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर लाइट का खत्म हो गया। होपफुली आपने पूरी वीडियो एंजॉय की, और अब तक इतना ध्यान से देखे हो तो बहुत क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने लंबी वीडियो एक साथ नहीं देखे होगे, जितने बार में भी देखा, लेकिन देखा है, ठीक है। नोट्स ऐसा नहीं बोला मैंने कि नोट्स बनाने नहीं, जो भी मैंने यहाँ वीडियो में बनाया बोला मेरी लैंग्वेज में या फिर अपनी लैंग्वेज में इसको लिखे रहोगे तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह काम आएंगे। घंटे भर के अंदर तुम पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे की वीडियोस में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।